सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की करेंगे। लगातार चौथे दिन आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। ओमिक्रॉन के मुद्दे पर सदन में जवाब दे सकती है सरकार। निलंबित सांसदों के मुद्दे पर आज विपक्ष का स्टैंड क्या होगा? किसानों का आंदोलन खत्म होने को लेकर असमंजस कब खत्म होगी? और ममता शरद पवार की मुलाकात के बाद क्यों गरमाई विपक्ष की राजनीति? संसद में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी आज सदन में हंगामे के आसार हैं। हालांकि आपसी सहमति के बाद कल लोकसभा लंबे समय तक चली। कल ओमिक्रॉन और कोरोना के मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं हो पाया। आज इस पर चर्चा हो सकती है और स्वास्थ्य मंत्री सदन में जवाब दे सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन पर आर पार की लड़ाई जारी है। कल भी दोनों सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है, तो वहीं सभापति ने निलंबित सांसदों से माफी मांगने और फैसला वापस लेने की बात कही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा ने कल लंबी चर्चा के बाद असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पास कर दिया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरोगेसी बिल और ART बिल दोनों को राज्यसभा में साथ लाना है। दोनों के बीच में एक कॉमन बोर्ड बनाया जाएगा। ये दोनों ही बिल ऐसे हैं जिनका रेगुलेशन होना चाहिए। सरोगेसी बिल लोकसभा से पास हो चुका है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कल लोकसभा में कानून बनाने की मांग उठी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला दिया और कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी इसे लागू न किया जाना दुखद है। निशिकांत ने कहा, हम समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इस बीच तीनों कृषि कानून निरस्त हो गए हैं। कृषि कानून की वापसी के लिए लाए गए बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल साइन कर दिए। पंजाब सहित देश के कई राज्यों के किसान इस कानून का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया था। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये बिल 4 मिनट के अंदर लोकसभा में पास हो गया था। कृषि कानून की वापसी के बावजूद किसान आंदोलन के खत्म होने पर असमंजस बरकरार है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि MSP पर लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। सूत्र बताते हैं कि फिलहाल ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इसके तरीके में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। फिलहाल निगाहें 4 दिसंबर की होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग पर टिकी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और TMC नेता ममता बनर्जी की मुलाकात ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ममता ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि विदेश में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती। ममता ने ये भी कहा कि UPA का वजूद नहीं है। शरद पवार ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए और एक मजबूत विकल्प तैयार करना चाहिए। ममता की UPA खत्म होने के बयान पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने तंज कसा है। कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना केवल एक सपना है। वहीं बीजेपी को भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, इस अपमान के बाद कोई पार्टी गठबंधन में नहीं रहती, लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस बेशर्मी से महाविकास अघाड़ी में बनी रहेगी। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कल दिल्ली में राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। शाम को पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे और इसके करीब 1 घंटे बाद CM चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल के दरबार में हाजिरी लगाई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल ने दोनों नेताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी का बड़ा दांव, अकाली दल को मिला घाव। मथुरा के मुद्दे पर क्यों शुरू हुई महाभारत? शाह और योगी की जोड़ी यूपी में आज कहां पर रैली करने वाले हैं और अखिलेश प्रियंका की आज कहां है जनसभा? पंजाब की पॉलिटिक्स में आज क्या खास होने वाला है? आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चुनावी चक्र। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिरसा ने कल ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। सिरसा के सिख समुदाय में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधने के बाद राज्य में बीजेपी के लिए ये बड़ी कामयाबी है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद मंदिर मुद्दे की सियासत फिर गर्मा गई है। केशव ने ट्वीट कर कहा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी, इसके बाद मथुरा की है तैयारी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया, अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस पे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। SP सांसद शफीकुर रहमान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब चुनाव को देखते हुए हो रहा है। मथुरा मुद्दे पर सियासत को गर्म देखते हुए योगी सरकार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को विवादित स्थल पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। प्रशासन ने 5 हिंदूवादी संगठनों के कार्यक्रमों की अनुमति निरस्त कर दी है।
गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज सहारनपुर में जनसभा है। दोनों नेता पहले मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश आज ललितपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल बांदा की रैली में अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी का एजेंडा गरीबों को लूटना और अमीरों की जेब भरना है। इस बार कोई रथ यात्रा या कोई नया मंत्र चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं करने वाला है। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। प्रियंका गांधी आज अपनी ससुराल मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली के जरिए कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पैठ का संदेश देना चाहती है। पार्टी नेताओं ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राज्य की जनता को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इरादा पक्का, वादा पक्का। सीएम ने कहा कि वे आज दोपहर 3 बजे एक बड़ी घोषणा करेंगे। कैप्टन की कुर्सी संभालने वाले चरणजीत सिंह चन्नी फुल चुनावी मोड में हैं। एक के बाद वे एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कांग्रेस की सत्ता वापसी हो सके। पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी आज पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कहा, केजरीवाल राज्य की जनता को चौथी गारंटी भी देंगे। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज अपने सहयोगी बीएसपी के गढ़ जालंधर के करतारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस ने अब अमेरिका को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पहला केस मिलने के बाद व्हाइट हाउस ने लोगों को जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेने की अपील की है। इस बीच भारत के सभी एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और सख्त कर दी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन इमरजेंसी। कोरोना की सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जाने वाले ओमिक्रॉन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद अमेरिका के लोगों में चिंता बढ़ गई है। ओमिक्रॉन की चपेट में आने वाला शख्स 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका लौटा था। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जो शख्स ओमिक्रॉन की चपेट में आया है वो कोरोना की दोनों वैक्सीन ले चुका था। पीड़ित शख्स को घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया है और उसमें सुधार देखा जा रहा है। राहत की बात यह है कि इसके संपर्क में आने वाले लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने लोगों से सावधानी बरतने के साथ बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। कनाडा और ब्राजील में ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्रांतों में भी फैलने की आशंका जताई है। PAHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस को लेकर अभी और परीक्षण की जरूरत है, लेकिन कनाडा और ब्राजील में मामले बढ़ने के बाद क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोगों को सावधान रहने और बचाव के हर उपाय अपनाने की सलाह दी है। कोरोना की घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन का वायरस दुनिया के 24 देशों में फैल चुका है। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। WHO के मुताबिक इससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ सकती है। WHO ने कहा कि जिस गति से ओमिक्रॉन फैल रहा है वो बहुत गंभीर है। फिलहाल इस वायरस के नए रूप का अध्ययन करने की जरूरत है। WHO ने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की हिदायत भी दी है। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर भारत के सभी एयरपोर्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच कल लंदन और एम्स्टर्डम से दिल्ली पहुंची फ्लाइट में 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल चारों यात्रियों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के फैसले को अगले आदेश तक टाल दिया है। कोरोना की वजह से पिछले साल करीब 5 महीने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रही थी। पिछले साल जुलाई से 28 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा रहा था। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ा दी गई है। सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर स्पेशल टेस्ट डेस्क बनाया गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार की अलग से गाइडलाइन जारी करने पर नाराजगी जताई है। केंद्र ने कहा है कि देश भर में एक ही गाइडलाइन होनी चाहिए जिससे यात्रियों को दिक्कत न हो। ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्पेशल डेस्क बनाया गया है। दूसरे जोखिम कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR जरूरी कर दिया गया है। RT-PCR टेस्ट की फीस भी 900 रुपए से घटाकर 700 रुपए कर दी गई है, लेकिन इस टेस्ट की वजह से यात्रियों को 5-6 घंटे एयरपोर्ट पर ही बिताने पड़ते हैं। WHO के बाद ओमिक्रॉन को लेकर दक्षिण अफ्रीकी देशों पर कई देशों की हवाई सेवा और आवाजाही पर लगाए बैन को संयुक्त राष्ट्र ने अनुचित बताया है। UN ने कहा कि ये कारगर कदम नहीं है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन के फैलने के पीछे वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और कम टेस्टिंग को वजह बताया है। WHO ने कहा कि वैक्सीनेशन में लापरवाही जारी रही तो ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल होगा।
इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ी है। मामले पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा है जवाब। सेंट्रल विस्टा पर क्यों आमने सामने है केंद्र और दिल्ली सरकार? कहां लूटकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने सबक सिखाया और किन किन शहरों में तेंदुए की दहशत? देश और राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर आई अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। ऑपरेशन के बाद आंख में इन्फेक्शन की शिकायत पर 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ी है। संक्रमण की वजह से अभी कुछ और लोगों की आंखें निकाली जा सकती हैं। शुरुआती जांच में मामला लापरवाही का बताया जा रहा है। अस्पताल में करीब 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिनमें करीब 24 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में लापरवाही को लेकर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में आंखें गंवाने वाले मरीजों की संख्या, उन्हें दिए गए इलाज और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन के बारे में पूछा गया है। वहीं आज विधानसभा में मामले पर विपक्ष हंगामा कर सकता है और सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सदन में जवाब दे सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर सेंट्रल विस्टा को राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट बताया और निर्माण कार्य में प्रदूषण संबंधी सभी उपाय किए जाने का दावा किया। उधर दिल्ली सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर CPWD को नोटिस जारी किया है और वायु प्रदूषण को देखते हुए बैन के बावजूद निर्माण कराए जाने के कारणों के बारे में पूछा है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर वैट घटाने का फैसला किया, जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत करीब 8 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इससे दिल्ली वालों को महंगाई से राहत मिलेगी और फैसले से NCR के अन्य शहरों के मुकाबले दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। दिल्ली के रघुवीर नगर में पुलिस ने डब्बू सिंह नाम के शख्स के मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में शाहलाम और लाडला नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लाडला की बहन की दोस्ती डब्बू से थी और वो इसी बात से नाराज रहता था। पुलिस ने मामले में ये भी साफ किया है कि इस हत्या में धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं था। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहा एक बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसे पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से देसी कट्टा और गोली भी बरामद की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में तेंदुए का आतंक देखा गया। अलीगढ़ में एक कॉलेज के क्लासरूम में घुसे तेंदुए ने छात्र पर हमला कर दिया, जिसमें छात्र बाल बाल बचा। अमरोहा में जंगली सुअर को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में तेंदुए के फंसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। उधर कानपुर के VSSD कॉलेज परिसर में भी तेंदुए की चहलकदमी करती हुई तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज से शुरू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम और सरस मेले का आयोजन 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि उनकी सरकार PM मोदी की कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में विकसित करने के संकल्प को पूरा करने में लगी है। भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया। भारत की ओर से दूसरे क्वार्टर के 21वें मिनट में शारदानंद तिवारी का किया गोल विजयी साबित हुआ। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इधर भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का कैसे हुआ खुलासा? WTA ने चीन में होने वाले सभी टेनिस टूर्नामेंट को क्यों सस्पेंड किया? ताइवान पर जापान के पूर्व PM शिंजो आबे के बयान से तिल मिलाए चीन ने क्या कहा? और TV9 के कैमरे पर कैद हुआ POK में ISI के आतंकियों का एंट्री का पॉइंट। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। भारत के खिलाफ चीन की साजिशों को लेकर नया खुलासा चीन की सत्ताधारी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हैंडबुक से ही हुआ है। लद्दाख में LAC को लेकर विवाद खड़ा करने के 1 साल पहले से ही चीन ने अपने अधिकारियों को भारत पर नजर रखने के लिए कहा था, जिसके लिए सीमा पर बसे गाँवों का इस्तेमाल करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। इसी रणनीति के तहत चीन LAC पर कई गाँवों को बसाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के राजौरी कादर इलाके में कल शाम आतंकियों ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को निशाना बनाकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस फायरिंग में मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के ट्रैफिक पुलिस का जवान बुरी तरह से घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती घायल जवान की हालत गंभीर है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। LOC पार्क की ये तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स की हैं। इन्हीं कैंप के जरिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकियों की घुसपैठ कराता है। विम्बर इलाके में बने इस लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स में अलबदर के आतंकी मौजूद हैं और भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इसी के पास में आतंकियों का एक ट्रेनिंग कैंप भी है, जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मौजूद हैं। चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के लापता होने और इसे लेकर चीनी सरकार की चुप्पी के बाद वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने चीन में होने वाले सभी टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया है। एक वक्त नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी रही पेंग शुआई ने चीन के पूर्व उपराष्ट्रपति पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद से ही पेंग लापता हैं।
LAC को लेकर विवाद के बीच लद्दाख के पास चीन की सेना युद्धाभ्यास को जारी रखे हुए है। PLA के इसी युद्धाभ्यास का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें PLA के स्नाइपर्स की टीम को भी शामिल किया गया है। इस बीच चीनी एयरफोर्स ने अपने H-6J बॉम्बर के युद्धाभ्यास का भी एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। ताइवान को लेकर जापान के पूर्व PM शिंजो आबे के बयान पर चीन ने पलटवार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शिंजो आबे के बयान को बकवास बताया है। चीन ने आबे के बयान को उसके अंदरूनी मामलों में दखल करार दिया है। शिंजो आबे ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे सुरक्षा और आर्थिक मोर्चों पर गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने भी माना है कि इस समय चीन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि उसने रूस पर फोकस जारी रखने की बात कही है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का ये बयान नए रक्षा गठबंधन के गठन के मद्देनजर आया है, जिसे AUKUS कहा जाता है। ये गठबंधन बढ़ते चीन का मुकाबला करने के लिए है। इससे भारत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था, जिससे ड्रैगन तिलमिला गया था। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और सुरक्षा के मसले पर रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के बीच मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात के अलावा कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देश में लापता हुए लोगों को लेकर एक और सुनवाई के दौरान इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश में लापता किसी भी शख्स के लिए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जिम्मेदार है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए लापता लोगों का पता लगाने पर सरकार की प्रतिक्रिया को दयनीय कहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।